डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन बताया था और आज के क्लास में हम लोग अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हमने ये देख लिया था कि 3% ऑफ द ऑक्सीजन किसके साथ डिजॉल्व हो रहा था, प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व हो रहा था और 97% ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर के कैरी कर रहा था और अल्टीमेटली टिश्यू पे जा रहा था और वहाँ पे जाकर के फिर वो क्या होता था, वहाँ पे डिसोसिएट होता था और टिश्यू में जाता था और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर के आरबीसी में एंटर करता था। ये हमने देख लिया था। इसी के ड्यूरेशन में हमने ये भी देखा था कि बोर्स इफेक्ट में क्या हो रहा था और हैलेडेन इफेक्ट में क्या हो रहा था। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि बोर्स इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है क्या। बोर्स इफेक्ट को हम सही तरीके से समझते हैं, फिर हैलेडेन इफेक्ट को समझेंगे और फिर समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं बोर्स इफेक्ट को, जिसको हम बोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ये बोर्स इफेक्ट की बात मैं कह रहा हूं। हमने ये बताया कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी, इस आरबीसी का ये क्या है, आरबीसी, और इस आरबीसी का शेप कैसा है, बाय कॉनकेव। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस आरबीसी का शेप बाय कॉनकेव क्यों है। आरबीसी का शेप बाय कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है। तो टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी, पहला रीजन तो ये हुआ, इसलिए ये बाय कॉनकेव होता है। दूसरा, इस शेप में, बाय कॉनकेव के शेप में इजी होता है, इजली मूव इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में इजली मूव कर सकता है, इसलिए भी ये बाय कॉनकेव होता है। और उसके बाद एक टर्म इसके लिए है कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। मैंने बताया आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। तो ये आपको आरबीसी के बारे में मैंने बताया। आरबीसी का कंप्लीट डिटेल हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन में देखेंगे कि ये क्या है बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन में। अब जो ये आरबीसी है, लंग्स के पास अगर ये आरबीसी रहता है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर लंग्स के पास आरबीसी है तो लंग्स के पास क्या करेगा, वो लंग्स के पास अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन, लंग्स के पास हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली क्या होगा, 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो ये हुआ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो कि 4 ऑक्सीजन को अटैच करके कैरी करेगा और कहाँ ले जाएगा ये टिश्यू के पास। तो हम देखते हैं कि यही सेम आरबीसी जब ये टिश्यू के पास आता है, जब ये टिश्यू के पास सेम आरबीसी आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमने देख लिया कि ये 4 ऑक्सीजन के साथ आया। टिश्यू के पास जैसे ही आएगा तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। हमने ये देखा कि ये कहाँ है, ये लंग्स के पास है। ये कहाँ क्या हो रहा है, ये टिश्यू के पास है। तो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। कैसे रिलीज होता है आपको मालूम है कि जैसे ही ऑक्सीजन डिलोड होता है, ग्लूकोज पे एक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आएगा तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, वाटर के साथ एक्ट करेगा और करने के बाद H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और यही कार्बोनिक एसिड अल्टीमेटली क्या करता है, कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है। हमने ये देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड
जो एंटर किया आरबीसी में, 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एक्ट किया, कार्बोनिक एसिड बनाया। किसके प्रेजेंस में? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाया, और फिर ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में ब्रोकन हो गया, टूट गया। धीरे धीरे होता क्या है, धीरे धीरे आरबीसी के अंदर में ये बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ये इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये निकल आता है। तो हमने ये देख लिया कि ये बाहर निकल आया। बाहर क्या है? तो बाहर है ये प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट बाहर निकल गया। जैसे ये बाइकार्बोनेट बाहर निकल गया, ये निगेटिव चार्ज का है, तो आरबीसी के मेम्ब्रेन को और आरबीसी के अंदर के चार्ज को बैलेंस करने के लिए अल्टीमेटली इस नेगेटिव के बदले में क्लोराइड अंदर आ जाता है। मैंने बताया इस नेगेटिव के अंदर में क्लोराइड अंदर आ जाता है। मैं यहां भी लिख देता हूं कि क्लोराइड अंदर आ गया। ये भी नेगेटिव चार्ज का है और ये भी नेगेटिव चार्ज का है, तो इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। हमने बताया कि इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये क्लोराइड शिफ्ट है। क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम होता है हैम्बर्गर फिनोमेनन। तो हमने ये भी देख लिया कि इसको हम बोलते हैं हैम्बर्गर फिनोमेनन। तो ये हैम्बर्गर फिनोमेनन हुआ। अब एक चीज सोचने का है कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये हीमोग्लोबिन करता क्या है। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम का भी काम करता है। बफर सिस्टम कहने का मतलब ये हुआ एसिड और बेस को भी बैलेंस करता है। इसका मतलब अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन को भी बैलेंस करके रखता है। हाइड्रोजन आयन को जो भी आपके आरबीसी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन होता है उसको वो हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन उसे पकड़ लेता है। क्यों? आखिर अब क्वेश्चन है कि व्हाई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन इज अटैच्ड विद द हीमोग्लोबिन। बिकॉज कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में एक स्पेशल एमिनो एसिड होता है जिसको हम हिस्टिडीन बोलते हैं। हिस्टिडीन बोलते हैं, और ये एमिनो एसिड होता है। ये जो हिस्टिडीन एमिनो एसिड होता है ये निगेटिवली चार्ज का होता है, और निगेटिव चार्ज का हिस्टिडीन ये पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन आयन को कैच कर लेता है, वो पकड़ लेता है जो भी एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन इससे अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन आयन इससे अटैच हो गए। तो अब एक चीज हमने ये देख लिया कि हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से अटैच हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ वाटर के साथ ही एक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और भी अंदर आएगा, और भी अंदर आएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आरबीसी में इंक्रीज हो जाएगा, और ये इंक्रीज करने के बाद ये ऑक्सीजन क्या होगा, हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से निकल आएगा। तो हमने ये देख लिया कि जैसे ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन आयन का, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बाहर निकल आएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमने ये बताया कि ये 4 ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यहाँ बिल्कुल ही जिगजैग हो गया है। तो मैं अब फिर से एक बार बता देता हूँ अल्टीमेटली एज ए कंक्लूजन ये है कि यहाँ से क्या रिलीज हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब के हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो गया है और हाइड्रोजन आयन अटैच हो गया है और ऑक्सीजन बाहर निकल चुका है, यानी ऑक्सीजन डिसोसिएट हो चुका है।
ऑक्सीजन के डिसोसिएट होने को ही हम क्या बोल रहे थे, इसी के डिसोसिएट होने को हम बोल रहे थे कि ये हो गया बॉस इफेक्ट। इसको ही हम बोलते हैं कि ये हो गया बॉस इफेक्ट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब आप एक मीनिंग और भी लगा सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ था, अटैच हुआ था। तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट हुआ। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएट हुआ, एसोसिएट हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएट होना और ऑक्सीजन का डिसोसिएट होना ही बोहर्स इफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बोहर्स इफेक्ट के केस में हाइड्रोजन आयन का कंडीशन क्या रहता है। तो हाइड्रोजन आयन का कंडीशन, हाइड्रोजन आयन भी अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन से उस समय ज्यादा अटैच्ड में रहता है। हमने ये देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये आरबीसी फिर से आएगा कहाँ, लंग्स में। फिर से आता है ये लंग्स में। लंग्स में अगर हम फिर से इसको भेजते हैं तो अभी तक जो टिश्यू में हुआ था, हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने देखा था हाइड्रोजन आयन है। इस समय तक में इस प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, CO3 माइनस ज्यादा हो जाएगा, यानी बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाएगा और ये एंटर कर जाएगा। जैसे ये एंटर करेगा तो अल्टीमेटली CO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन से एक्ट करेगा और बना देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में। और ये अल्टीमेटली फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन ये H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। मैंने बताया कि ये कहाँ का कंडीशन मैंने कंसीडर किया है, ये लंग्स का कंडीशन कंसीडर किया है। लंग्स के पास जैसे ही आएगा तो ऑक्सीजन भी तो एंटर करेगा, और जैसे ये ऑक्सीजन एंटर किया तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज हो रहा था, ऑक्सीजन यहाँ आकर के एसोसिएट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगा। और ये बाइकार्बोनेट जैसे ही एंटर किया था तो हमने यहाँ पे देखा था टिश्यू के पास क्या हुआ था कि बाइकार्बोनेट जब बाहर निकला था तो उसके बदले में क्लोराइड आया था, क्लोराइड शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ जैसे ही बाइकार्बोनेट अंदर हुआ तो क्लोराइड बाहर निकल आएगा। इसको कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो हमने ये देख लिया रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कब हुआ और कहाँ हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी एज ए कंक्लूजन हम ये देख रहे हैं कि लंग्स के पास अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आया, ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लूज हुआ, डिसोसिएट हुआ, और बाइकार्बोनेट जब अंदर आया था तो हाइड्रोजन आयन से मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाया और वो अल्टीमेटली फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के परसेंट में H2O और CO2 में बन गया। तो अल्टीमेटली CO2 का प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैलेडन इफेक्ट। तो हमने बताया कि इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हैलेडन इफेक्ट। हैलेडन इफेक्ट को दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हैलेडन इफेक्ट में हम ऑक्सीजन एसोसिएट हो रहा है, आपको ध्यान रखना है कि हैलेडन इफेक्ट में ऑक्सीजन एसोसिएट कर रहा है और हैलेडन इफेक्ट में ही कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट कर रहा है। और उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि हैलेडन इफेक्ट के कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन से हाइड्रोजन आयन भी डिसोसिएट हो रहा है। तो ये मिला जुला करके आपको समझ में आ गया
बोहर्स इफेक्ट क्या है, हेलेडन इफेक्ट क्या है, और हैम्बर्गर फिनोमेनन या क्लोराइड शिफ्ट क्या है, और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का 70% क्या होता है, वो H2O के साथ एक्ट करता है और 23% हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद 7% क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जहां तक बात है, तो हमने बताया कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कंबाइंस विद वाटर। तो आपको मालूम है कि ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये जो भी होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और फिर हमने बताया था कि 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कंबाइंस होगा किसके साथ, विद हीमोग्लोबिन के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। तो अल्टीमेटली बनाएगा कार्बा, क्या बनाएगा, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। तो HbCO2 इसी को कहते हैं कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। और मैंने बताया कि लास्ट में 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, कहां पे, प्लाज्मा में। तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन को अगर ध्यान में रखें तो इसमें कुछ फैक्टर्स काम करता है। फैक्टर्स क्या काम करेगा, फैक्टर्स जो अल्टीमेटली काम करता है वो करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अधिक होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा, तब जाकर के वो क्या होगा, अटैच हो जाएगा। वहीं एल्वुलाई में जस्ट अपोजिट होगा। एल्वुलाई की कंडीशन में, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा, इसीलिए वहां से डिसोसिएट हो जाएगा और फिर वो बाहर निकल आएगा। तो अल्टीमेटली आपको हमने कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन समझा दिया, मैंने बोहर्स इफेक्ट के बारे में भी बता दिया, मैंने हैलेडन इफेक्ट के बारे में भी बताया, क्लोराइड शिफ्ट के बारे में भी बताया, हैम्बर्गर फिनोमेनन के बारे में भी बताया। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं ईमेल से या व्हाट्सएप से। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी। थैंक यू।